इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो जो चीजें हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 सितंबर 2024 कर्नाटका बेंगलुरु के एक शांत रेजिडेंस में हर दिन की तरह लोग अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, जैसे हमेशा चलता है। लेकिन तभी एक अजीब सी बदबू पूरे एरिया में फैलने लगी। शुरू में सभी को लगा कि ये बदबू थोड़ी देर में अपने आप चले जाएगी और ये सोच के सबने इसे इग्नोर किया। पर धीरे धीरे ये बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोग डर और क्यूरियोसिटी के बीच में जूझ रहे थे, जिसके बाद वहां के लोग अपने आसपास में देखने लगे कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। जगह की तलाश करते करते सबका ध्यान एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के एक रूम पे गया। जितना लोग उस कमरे के पास जा रहे थे, उनका सांस लेना उतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लोग समझ गए थे कि उस रूम में कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन असली सच्चाई कितनी ज्यादा भयानक होने वाली थी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बिल्डिंग के मालिक को तुरंत फोन किया गया और जब मालिक वहां पहुंचा तो उसने महालक्ष्मी नाम की एक लेडी को कॉल किया जो उस रूम में रेंट पे रहती थी, मगर महालक्ष्मी ने फोन नहीं उठाया। अब सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद घर के मालिक ने महालक्ष्मी की मॉम को कॉल किया, जो घबराते हुए फटाफट वहां पहुंच गई। उनका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि कहीं उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। जब महालक्ष्मी की माँ वहां पहुंची तो उस रूम को खुलवाया गया और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला था। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें एक ही जगह टिक गई। फर्श पर खून का दरिया बिछा हुआ था और इन्हीं सब के बीच में एक फ्रिज था जिससे ये खून बाहर आ रहा था। और उसके बाद जब ये फ्रिज खोला गया तो उसके अंदर महालक्ष्मी के 36 से ज्यादा टुकड़े पाए गए। उसका शरीर हिस्सों में बटा हुआ था, जो फोटो मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता। ये मंजर इतना डरावना था कि लोगों के होश उड़ गए। सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये सब किसने किया। आखिर इतनी बेरहमी से कोई क्यों किसी को मारेगा। मैं जानता हूँ आप सभी भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये किसने किया होगा और क्यों किया होगा, और आखिर महालक्ष्मी ने ऐसी क्या गलती करी होगी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ी। तो चलिए इस केस की सच्चाई जानने के लिए इस केस के बारे में थोड़ा गहराई से बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ महालक्ष्मी मर्डर केस। नेपाल टीकापुर। नेपाल के टीकापुर इलाके में रहने वाले चरण सिंह और मीना राणा 35 साल पहले बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। यहाँ उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटियां महालक्ष्मी और लक्ष्मी और 2 बेटे हुकुम सिंह और नरेश। महालक्ष्मी और लक्ष्मी जुड़वा बहनें थी, एक ही चेहरा एक ही परिवार, लेकिन इनकी जिंदगी का रुख एकदम अलग था। जब महालक्ष्मी बड़ी हुई तो महालक्ष्मी की शादी पास ही के नीलमंगला नाम के इलाके में रहने वाले हेमंत दास से करवा दी गई। हेमंत दास की एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान थी और उसी दुकान से उसका घर चलता था। और महालक्ष्मी भी अपनी जिम्मेदारियां उठाते हुए एक ब्यूटी सेंटर में काम करने लगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ इनकी जिंदगी में खुशियां तब और ज्यादा बढ़ गई जब इनकी जिंदगी में एक छोटी सी बेटी आई। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। रोज के झगड़े, रोज की लड़ाइयाँ। एक पल ऐसा आया जब लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होने लगी, जिसके बाद महालक्ष्मी ने फैसला किया कि वो हेमंत दास का घर छोड़ देगी। जिसके बाद वो अपनी बेटी और हेमंत का घर छोड़कर अपनी माँ के घर रहने चली गई। पर उसका यहाँ लौटना जिंदगी का कोई सोल्यूशन नहीं था। ये सिर्फ उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत थी। पर यह शुरुआत कितनी ज्यादा भयानक होने वाली थी उसे अंदाजा भी नहीं था। अक्टूबर 2023 के महीने में महालक्ष्मी ने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया और फिर बेंगलुरु के एक 3 मंजिला बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पर एक रूम किराए पर ले लिया। अब वो यहाँ अकेले रहा करती थी, एक नई शुरुआत की तलाश में। लेकिन ये शुरुआत कितनी ज्यादा अंधेरे से भरी हुई होने वाली थी अभी उसे अंदाजा भी नहीं था। वो रोज अपनी माँ से बात किया करती थी और उसकी माँ हर 15-20 दिनों में उससे मिलने आया करती थी। जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी, या शायद ये आखिरी सुकून भरे पल थे उसकी जिंदगी में एक बड़े तूफान से पहले। 20 सितंबर 2024, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आसपास के लोगों को एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जो धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सबका सांस लेना मुश्किल हो गया था। जिसके बाद सभी उस रूम में पहुंच गए जहां महालक्ष्मी रहा करती थी और वहां उनका सामना एक ऐसे मंजर से हुआ जिसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। महालक्ष्मी की बॉडी
टुकड़ों में बिखरी हुई थी। चारों तरफ खून ही खून था। तुरंत वहाँ पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जैसे ही सीन देखा, उन्होंने महालक्ष्मी की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। पहली ही नजर में ये समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक आम मौत नहीं है, ये किसी हैवान का काम था जिसे किसी चीज का डर ना हो। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से पूछताछ शुरू करी। हेमंत दास ने महालक्ष्मी पर इल्जाम लगाया कि उसका रिश्ता उसके साथ काम करने वाले एक लड़के के साथ है जिसका नाम अशरफ है। अशरफ उसे अक्सर घर छोड़ने और लेने आया करता था। हेमंत ने कहा कि शायद उसी ने महालक्ष्मी को मारा होगा, जिसके बाद अशरफ को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ अशरफ भी असली कातिल नहीं था, क्योंकि मर्डर के टाइम पर अशरफ की लोकेशन कुछ और थी और अशरफ के साथ काम करने वाले लोगों ने भी कहा कि अशरफ उनके सामने ही था। जिसके बाद पुलिस ने अशरफ को छोड़ दिया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर असली कातिल हेमंत नहीं था, अशरफ नहीं था, तो आखिर असली कातिल कौन था? इसी के बीच महालक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसने सबको हिला के रख दिया। रिपोर्ट से पता चला कि महालक्ष्मी की डेथ 19 दिन पहले ही हो चुकी थी और उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। ये सुनते ही पुलिस और ज्यादा सख्त हो गई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज कर दी। लेकिन अब 5 दिन बीत चुके थे और कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। जिसके बाद पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल्स निकलवाई। महालक्ष्मी के फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को करी गई थी। उसके बाद से ना महालक्ष्मी के फोन पर कोई कॉल आया था और ना ही कोई कॉल किया गया था। उसका फोन उसी के कमरे में स्विच ऑफ पाया गया था। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 तारीख के आसपास ही हुआ है। महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उनकी बात अपनी बेटी से आखिरी बार 2 तारीख को ही हुई थी। तब महालक्ष्मी ने कहा था कि वो अपने पति हेमंत दास से मिलने जा रही है। इसके बाद पुलिस को एक और खबर पता चली कि महालक्ष्मी ने हेमंत दास के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करवाया था। क्या ये ही इस मर्डर की वजह थी? क्या हेमंत दास ने ही महालक्ष्मी को मारा था? पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और देखा कि 2 सितंबर की रात को महालक्ष्मी के घर के आसपास 2 लोग आए हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को इनकी पहचान करने में मुश्किल हो रही थी। पर फिर भी पुलिस इन दोनों की तलाश करने लगी। जांच और ज्यादा सख्ती से होने लग गई थी। इसी बीच पुलिस ने एक स्टेटमेंट दी कि उन्होंने असली कातिल का पता लगा लिया है, लेकिन अभी वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे ताकि असली कातिल भाग ना पाए। पुलिस ने मुक्ति रंजन का नाम सस्पेक्ट के तौर पर रिवील किया, जो महालक्ष्मी का मैनेजर था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उड़ीसा तक सफर किया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसके बाद उनके हाथ फिर से खाली हो चुके थे। मुक्ति रंजन ने अपने आप को पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। अब पुलिस के लिए ये रास्ता भी बंद हो चुका था, लेकिन मुक्ति रंजन अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया था, जिस सुसाइड नोट ने पुलिस वालों के सामने एक नई कहानी रख दी। नोट में मुक्ति रंजन ने लिखा था कि उसकी महालक्ष्मी के साथ लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उनकी बहस होने लगी और ये बहस धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई और हाथापाई के बीच में मुक्ति रंजन ने किसी भारी चीज से महालक्ष्मी के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से महालक्ष्मी की मौत हो गई। लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी हथियार नहीं मिला था जिससे महालक्ष्मी को मारा गया था। अब मुक्ति रंजन की मौत के बाद ये केस धीमा पड़ने लगा था, पर फिर जांच में कुछ ऐसा पता चला जिससे इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। जांच के दौरान जब पुलिस ने मुक्ति रंजन के छोटे भाई स्मृति रंजन से पूछताछ की, तब सच्चाई का वो हिस्सा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। स्मृति रंजन ने ऐसे राज खोले जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। मुक्ति रंजन के भाई ने बताया कि उस रात को आखिर क्या हुआ था। एक ऐसी रात जिसमें प्यार, जुनून और एक बदले की आग थी। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी का मैनेजर था और उसका महालक्ष्मी के साथ एक पर्सनल रिलेशन था। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से बेहद प्यार करता था और अपनी तरफ से महालक्ष्मी को खुश करने की कोशिश करता था। मुक्ति रंजन उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता था और उसे हर वो चीज देता जो महालक्ष्मी को खुश करे, लेकिन उसके प्यार में एक जुनून भी था जो एक दिन उस रात को महालक्ष्मी के ऊपर फूट पड़ा। लेकिन आखिर क्या था वो राज? मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था। वो उसे कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन महालक्ष्मी हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। उसके बार बार इनकार करने की वजह से मुक्ति रंजन के अंदर एक बेचैनी सी बढ़ने लगी थी। और फिर एक दिन मुक्ति रंजन के हाथ में महालक्ष्मी का फोन लग गया, जिसके बाद उस फोन में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका सारा प्यार
गुस्से में बदल गया। पर आखिर उस फोन के अंदर ऐसा क्या था? महालक्ष्मी की कुछ तस्वीरें और लड़कों के साथ थी और इन फोटोज को देखने के बाद मुक्ति रंजन समझ गया था कि आखिर महालक्ष्मी उससे क्यों शादी नहीं करना चाहती। उसे ये लगने लगा कि महालक्ष्मी का प्यार सिर्फ एक धोखा था। ये सच देखने के बाद उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। 2 सितंबर की शाम को मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर गया और वहां पर उन दोनों के बीच जुबानी लड़ाई होने लगी। ये लड़ाई देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई थी, जिसके बाद मुक्ति रंजन के अंदर का गुस्सा उसकी सोच पर हावी होने लगा था। उसने एक भारी चीज से महालक्ष्मी के सर पर वार किया और उसके बाद महालक्ष्मी को दबाकर उसकी जान ले ली। पर ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। ये तो सिर्फ मुक्ति रंजन की हैवानियत की शुरुआत थी। रात भर मुक्ति रंजन उस लाश के साथ उस रूम में बैठा रहा। उसके दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था कि अब वो इस बॉडी को कैसे टिकाने लगाए। ये रात उसके लिए बहुत ही ज्यादा अंधेरे से भरी हुई थी। उसने YouTube पर सर्च किया कि आखिर बॉडी को कैसे टिकाने लगाएं, जिसके बाद उसके सामने श्रद्धा का केस आया, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने शरीर के टुकड़े कर उसे जंगल में फेंकना शुरू कर दिया था। ये देखने के बाद मुक्ति रंजन ने भी सोचा कि ये आइडिया बहुत ही ज्यादा सही है, जिसके बाद उसने यही आइडिया अप्लाई किया। जिसके बाद वो अगले दिन मार्केट गया और वहां से एक धारदार चाकू लेके आया और उसके बाद उसने महालक्ष्मी की के अप्रॉक्स 36 पीस कर दिए। लेकिन अब तक उसका जुनून शांत हो चुका था। उसका जुनून अब डर में बदल चुका था। अब उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे पता था जो चीज वो कर रहा है ये अब उसके बस की बात नहीं है। जिसके बाद उसने महालक्ष्मी की बॉडी को फ्रिज में डाल दिया और वहां से वो फरार हो गया। और इसी के साथ आज का ये महालक्ष्मी का केस यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही मोर ट्रू क्राइम वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।